लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत गाजीपुर लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान होना है। यहां पर बीजेपी कैंडिडेट पारसनाथ राय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला इंडिया अलायंस से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अफजाल अंसारी से है। हमारे साथ गाजीपुर जिले के कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम समझेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट का क्या है सियासी माहौल, क्या है समीकरण और किस तरह की सियासी लड़ाई यहाँ पर चल रही है। ना परिचय देते शिव कुमार, पूर्वांचल-न्यूज़.com और गाजीपुर प्रेस क्लब का मैं अध्यक्ष हूँ। शिव कुमार जी, यहाँ पर भाजपा, सपा और बसपा त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही, आपको कैसा यहाँ का सियासी माहौल लग रहा है? किस तरह के सियासी समीकरण आप यहाँ पर देख रहे हैं? गाजीपुर लोकसभा चुनाव अब अंतिम चरण में है। आज शाम को 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इस चुनाव में विकास बनाम जातिवाद 2 मुद्दे हावी रहे और वैकल्पिक तौर पे अग्निवीर और पेपर लीक वाला भी मुद्दा हावी रहा, लेकिन जातिवाद बनाम विकास ये हावी रहा। गाजीपुर की जनता ने 2014 से लेकर 2019 के बीच में पहली बार विकास का स्वाद चखा और तत्कालीन रेल राज्य मंत्री के नेतृत्व में बहुत ही विकास कार्य हुए। वहीं जो किन्हीं कारणोंवश 2019 में मनोज सिन्हा जी यह चुनाव हार गए, फिर सांसद अफजाल अंसारी चुनाव हुए और फिर ये चुनाव हो रहा है। लेकिन गाजीपुर मुद्दे में फिर विकास, भाजपा विकास को लेकर दावा कर रही है और एक समाजवादी पार्टी में एक जाति का गठबंधन करके उसको एक लड़ाई लड़ रही है। बसपा भी ठीक ठाक लड़ाई लड़ रही है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर गाजीपुर सीट पर सपा बनाम भाजपा की लड़ाई दिखाई पड़ रही है या बसपा इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना पा रही है? नहीं, बसपा के हाजिरी को इनकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी कमजोर से कमजोर प्रत्याशी में बसपा के प्रत्याशियों ने आज से जितने भी चुनाव हुए हैं 1,75,000 वोट पाए हैं। चाहे बसपा का कितना हो दूर दिन रहा, अच्छा रहा। ये त्रिकोणीय चुनाव है, आमने सामने का टक्कर नहीं है। शिव कुमार जी का कहना है कि सपा और बसपा के बीच लड़ाई जरूर है, लेकिन यहाँ पर बसपा को कमजोर नहीं आंकना चाहिए और लड़ाई त्रिकोणीय भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे पत्रकार, आपने परिचय जी, मेरा नाम आर्यन राय है। आर्यन राय जी, आप इस तरह यहाँ पर गाजीपुर लोकसभा सीट में किस तरह का सियासी माहौल देख रहे हैं? क्या बदलाव नजर आ रहा है आपको पिछले चुनाव से? यहाँ पर पिछले चुनाव में मनोज सिन्हा जी और अफजाल अंसारी जी के बीच में टक्कर थी, जिसमें बस बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन के था और अफजाल अंसारी जी लगभग 1 लाख से ज़्यादा मतों से विजयी हुए थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का आपस में अलायंस नहीं है। बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर उमेश सिंह लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ राय हैं और समाजवादी पार्टी से आपका अफजाल अंसारी हैं। तीनों लोगों में लगभग त्रिकोणीय ही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है साइलेंटली चल रही है अभी, लेकिन उसका वोट लगता है कि ठीक ठाक वोट वो गेन करेगी। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर जितना अच्छा लड़ेगी उतना ही बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि पिछली बार बहुजन और समाजवादी दोनों का वोट बैंक एक साथ में इकट्ठा हुआ था। ये तो रहा सियासी समीकरण। जातिगत समीकरण के आधार पर आपको कौन सा, किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है? जातिगत समीकरण के आधार पर फिलहाल तक तो अफजाल अंसारी का पलड़ा कुछ भारी लग रहा है, लेकिन अभी तक लड़ाई जो है वो कांटे की हो गई है पारसनाथ राय और अफजाल अंसारी के बीच में। पारसनाथ राय यहाँ पर बीजेपी के लिए एक नया चेहरा है, यहाँ के लोगों के लिए एक नया चेहरा है। ऐसे में वो कितने मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं? पारसनाथ राय जब उनके नाम की घोषणा की गई उसके बाद से तो कमजोर लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे वो लड़ाई में अच्छी तरह से फाइट में वापस आ गए हैं। हम और भी पत्रकारों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक अन्य पत्रकार भी हैं। अमितेश नाम है मेरा। अमितेश जी, इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को चुनाव के मद्देनजर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, 2-3 चीज़ों को मैं बहुत संक्षेप में रखना चाहूँगा। पहला तो ये कि सत्तारूढ़ दल जो बीजेपी है उसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं और कौन से ऐसे बिंदु हैं जो कि सेटबैक करेंगे। तो इसमें सबसे जो अहम बात है कि जो पीडीएस के जरिए मुफ्त राशन वितरण की जो स्कीम है वो खास तौर से ग्रामीण इलाकों में जब आप बातचीत करेंगे तो वो इनके लिए
लाभप्रद दिख रहा है। अभी भी लोग ये मान रहे हैं कि ठीक है, जिसके पास जो बहुत बीपीएल के नीचे या अति जो गरीब लोग हैं, उनको अगर सुनिश्चित तौर पर अगर राशन मिल रहा है तो ये एक बड़ी मदद है। और अब पॉलिसी की देखिए इम्प्लीमेंटेशन की बात हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी जब आप बातचीत करेंगे तो ये पॉलिसी आपको लगेगी कि नहीं ठीक है, जनहित में है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अग्निवीर योजना पर भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर के गाजीपुर के संदर्भ में आपने खुद देखा होगा कि पीएम ने भी गहमर गांव का जिक्र किया था और ऑपोजिशन के लीडर अखिलेश यादव ने भी जिक्र किया था। यानी कहीं न कहीं सियासत की धुरी में अग्निवीर प्रत्यक्ष या परोक्ष घूम करके आ रही है। और अग्निवीर इसलिए भी आ रही है कि गाजीपुर की जो पूरी जनसंख्या है और खासतौर से गहमर गांव की बहुत बड़ी आबादी जो है वो सर्विंग है डिफेंस फोर्सेज में। और इसके अलावा भी जो यूथ हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ तैयारी करते रहे हैं, तो उनकी एक नाराजगी रही है कि साहब अगर अग्निवीर योजना में अगर आप कोई सिलेक्शन की एज की डेडलाइन आपने एक तो कम कर दी, दूसरा जो इससे एसोसिएटेड जो बातें आ रही हैं कि आपको शहादत के बाद भी शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, सीएसडी कैंटीन का दर्जा नहीं मिलेगा, इस पर मुझे लगता है कि सरकार को और बेहतर तरीके से अपने पक्ष को लोगों के बीच ले जाना चाहिए था। अगर सरकार ये दावा करती है कि नहीं साहब इसमें कोई इस तरह की खामी नहीं है, युवाओं के भविष्य के साथ जो सेना में जाना चाहते हैं कहीं से कोई उनके करियर के हिसाब से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो थोड़ा इसका और व्यापक स्पष्टीकरण या प्रचार प्रसार सरकार की ओर से होना चाहिए था। अग्निवीर योजना को लेकर के इसकी बारीकियों को शायद सरकार जो है ठीक से लोगों तक नहीं पहुंचा पाई है, ये मेरा निजी राय है। दूसरी बात अगर करें तो यहाँ पर एक समीकरण आता है कि अगर बीएसपी फाइट करेगी तो उसका लाभ सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा। इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ते हुए कहना चाहूँगा, ये तब होता है जब यादव कैंडिडेट बीजेपी के सिंबल पर कंटेस्ट करते हैं। अब इस बार क्या समीकरण होगा ये थोड़ा अपने आप में ऑब्जर्व करने वाली बात है, क्योंकि बीएसपी के लोग कह रहे हैं कि साहब हम हाथी और जाति पे लड़ रहे हैं, तो जाति के कैंडिडेट तो सवर्ण है और कैडर वोट बीएसपी का है। तो अब ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या इफेक्ट दिखाएगा, ये थोड़ा अपने आप में पॉलिटिकली एक नया समीकरण होगा गाजीपुर के संदर्भ में और देखने वाली बात होगी। अमता जी, क्या आपको लग रहा है कि पूरा का पूरा चुनाव जो है यहाँ पर दो पार्टियों सपा और बीजेपी के बीच सिमटता नजर आ रहा है? नहीं, राजनीति में मैं किसी को खारिज करके कोई समीकरण नहीं देखता, क्योंकि राजनीति में कब कौन बाउंस बैक कर जाए, कौन जो है कि सियासत में कब भारी पड़ जाए, ये कहा नहीं जा सकता। कई बार ऐसा हुआ है कि जिसको सबसे जनता की निगाह में जो सबसे अंडर प्ले करने वाला कैंडिडेट रहा, बड़ा आउट परफॉर्म कर गया है। तो बीएसपी कितना डैमेज करेगी, किस पार्टी को डैमेज करेगी, इस पर एक पृथक चर्चा तो हो सकती है, लेकिन बीएसपी के प्रेजेंस को माइनस नहीं किया जा सकता है। मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी के भाई की मौत के बाद क्या सिंपैथी वोट कुछ दिखाई पड़ रहे हैं और अफजल अंसारी क्या कुछ मजबूत नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, इसमें थोड़ा सा मतों का विभाजन है। मैं इस दृष्टि से ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखता कि इसका लाभ होगा या नुकसान होगा। मुख्तार अंसारी से जो निजी तौर पर या उनकी किसी भी बात से जो प्रभावित लोग हैं वो उनके साथ जरूर जुड़ेंगे, और उनके बड़े भाई चूंकि कैंडिडेट हैं तो उस तरफ उनका वोटों के स्तर पर झुकाव दिख सकता है। लेकिन ऐसा कोई मास अपील हो, ऐसा मैं कभी नहीं मानता। और खुद भी सपा के लोग भी ये कह रहे हैं कि ठीक है साहब, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ था वो तो हमारे साथ आएगा ही, और जो नहीं जुड़ा है वो अन्य विकल्पों पे जाएगा। तो सीधे इसको ब्लैक एंड व्हाइट में ये कह देना कि सिंपैथी वेव है और सपा को इसका लाभ मिल रहा है, ये शायद मुझे लगता है थोड़ा अतिरेक बयान होगा। हाँ, इसमें जरूर ऐसा है कि जो लोग अंसारी फैमिली की तरफ से पॉलिटिकली अगर झुके होंगे या किसी लाभ की वजह से उनसे एसोसिएटेड होंगे या किसी अन्य वजह से उनसे उनका जुड़ाव होगा, तो वो जरूर उस तरफ जाना चाहेंगे। लेकिन ऐसा कह देना कि ऑल थ्रू जो है कि एक लहर है और ये पूरे चुनाव पर ही एक ओवरऑल एक प्रभाव डालेगी, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा अतिरिक्त बयान। आपसे कट टू कट सवाल करें, पलड़ा किसका भारी? देखिए, पलड़ा भारी में फिर वही, मैं कोई डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन सियासत में मैंने जैसे पहले भी कहा कि देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में जजमेंट करना थोड़ा सा जल्दीबाजी वाला जजमेंट होता है, और मैं किसी जल्दीबाजी पे कोई निष्कर्ष नहीं देना चाहता। ये तो 4 जून को जो है कि ये क्लियर होगा। लेकिन इसके बीच जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एडवांटेज पॉइंट क्या है रूलिंग पार्टी के लिए और कौन सी चीजें जो है सेटबैक कर सकती है, इसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। जातीय समीकरण की बात करें तो जाहिर बात है कि बीजेपी ने भी अपने कील कांटे दुरुस्त किए होंगे, क्योंकि 2 उनके पास मेजर सेटबैक रहा है। 2019 उनको ऐसा लग रहा था कि मेजर विक्ट्री होगी, लेकिन उसमें भी वो नहीं जीत पाए। 2022 भी उनके हक में नहीं रहा। तो जरूर है कि उनकी जो ये बीच का जो समय रहा है उसमें उन्होंने अपनी कील कांटी दुरुस्त करने की कोशिश की होगी। अब कितना वो दुरुस्त कर पाए, ये तो 4 जून को जैसे जैसे ईवीएम खुलते जाएंगे परिदृश्य साफ होता जाएगा। हमारे साथ कुछ अन्य पत्रकार भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और यहाँ के सियासी माहौल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जी, मैं के राय। राय साहब, आप ये बताएं कि कल अमित शाह ने यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में सभा की है। आप किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं और
क्या लग रहा है कि फाइट में कौन ज्यादा मजबूत है, कौन तगड़ा है? अनिल जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक गोपाल दास नीरज की 2 लाइन है, खुदकुशी करती है आपस की सियासत कैसे, हमने नई फिल्म इधर देखी बहुत है। तो उसी तरीके से लोग, जैसे आप अमित शाह जी को कह रहे हैं, मोदी जी को कह रहे हैं, सब ये उनका पर्व एक है, जो चुनावी पर्व है ये अपना मना रहे हैं। उसी तरीके से अगर विपक्ष को देखा जाए तो अखिलेश जी भी आए अपने प्रत्याशियों के समर्थन में, उन्होंने वोट मांगा लोगों से। तो इस जो वक्त लग रहा है कि अमित शाह जी की वो जनसभा शहर के वोटरों के लिए काफी अच्छी रही है। यहाँ पर मुख्य मुकाबला आप किसके बीच देख रहे हैं और उसमें कौन आपको भारी नजर आ रहा है? जी, अगर देखा जाए तो बीजेपी है और एनडी गठबंधन है, उसके साथ हाथी भी अपनी मस्तानी चाल चल रहा है, और उसके साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जिनको हम अभी आंक नहीं रहे हैं, लेकिन हार और जीत में भी उनकी एक अहम भूमिका होगी। चाहे वो 10,000 से हो, चाहे 20,000 से हो, कहीं न कहीं वो खेल खेलेंगे। मतलब आपको लगता है कि मुकाबला थोड़ा कांटे का है, बड़ा निकटस्थ रहेगा? जी, जरूर। ये कहना कहीं से गुरेज नहीं होगा कि जो परिणाम आएगा वो काफी लंबा नहीं होगा, कुछ ही हजारों में ही होगा। ये रहे के राय जी, जिन्होंने अपनी राय रखी है हमारे बीच, और हमारे साथ एक अन्य पत्रकार भी हैं, हम उनसे भी उनकी राय लेना चाहेंगे। नमस्ते। विपिन सिंह यादव। विपिन भाई, आप कैसे देख रहे हैं पूरे चुनाव को जो 2024 में लोकसभा का गाजीपुर में हो रहा है? आपको क्या परिदृश्य नजर आ रहा है? देखिए, गाजीपुर का जो चुनाव है काफ़ी रोचक हो चुका है प्रेजेंट टाइम में। पहले ये था कि लग रहा था कि बस एक ही पार्टी यहाँ पे भारी है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है अब बीजेपी भी काफ़ी यहाँ पे भारी दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले जब बीजेपी के प्रत्याशी का नाम यहाँ पे नाम की घोषणा हुई थी तो उसमें काफ़ी वो दबे लग रहा था कि ज़्यादा परिचित नहीं हो पाएंगे और लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अब जो है वो दिख रहे हैं, मतलब टक्कर में दिख रहे हैं, और इस समय सपा और भाजपा में काफ़ी टक्कर की लड़ाई दिख रही है गाजीपुर में। क्या बसपा का रोल आपको कुछ खास नजर नहीं आ रहा? देखिए, अगर जाति समीकरण की बात करें तो बसपा जरूर उसमें आएगी, त्रिकोणीय लड़ाई में आ सकती है, लेकिन अगर सिर्फ पार्टी की बात करें तो उसमें सिर्फ भाजपा और सपा ही है जो टक्कर में है। आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव में किन किन मुद्दों पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है गाजीपुर में खास तौर पर? देखिए, कुछ लोग तो विकास पे भी लड़ रहे हैं चुनाव, यहाँ पे मतदान करेंगे, लेकिन कहीं भी यहाँ पे अग्निवीर योजना है, रोजगार है, यहाँ पे महंगाई भी एक मुद्दा है अपने आप में। इलेक्शन की ये फाइट सपा और बसपा के बीच ही सिमटेगी कि इसका विस्तार बीएसपी तक होगा, और बीएसपी के लड़ाई में आने से फायदा किसे होगा? देखिए, जातिगत समीकरण को देखा जाए तो बीएसपी भी इसमें फाइट में है, लेकिन ऐसे पार्टी वाइज देखा जाए तो सिर्फ 2 ही पार्टियां यहाँ पे जो है जो फाइट में है। अगर बीएसपी यहाँ पे आती है टक्कर में तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा। हमारे साथ गाजीपुर के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने बातचीत की, अपनी राय दी गाजीपुर लोकसभा सीट के चुनाव पर। इनका मानना है कि मुकाबला बेहद नज़दीकी होगा, और जो भी परिणाम आए वो बहुत ही कम मार्जिन वाले आएंगे, और यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीएसपी को दरकिनार किया जा सके, लेकिन मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी और बीजेपी के पारसनाथ राय के बीच में है।